हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपका गेट का प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है या चल रहा है, तो क्या ये श्योरिटी है कि इस साल गेट में आपके रैंक आने वाली है या गेट में आपके अबव 50 मार्क्स आने वाले हैं? इसकी श्योरिटी किसी को भी नहीं हुई, क्योंकि आपने जो पढ़ा है और पढ़ने के बाद उसके जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसको कहीं टेस्ट नहीं किया। टेस्ट कैसे करेंगे सर? इसको टेस्ट करने के लिए कम से कम हमें टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। नाउ एक टेस्ट सीरीज को चुनना और उसको स्मार्टली यूज करना ताकि हम अपने रैंक को इंप्रूव कर पाएं, ये बहुत जरूरी चीज होती है जब हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो नाउ आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको क्या बताने वाला हूं? आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम एक टेस्ट सीरीज चुने और उस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या क्या होना चाहिए जो हमारे काम का हो, कैसे उस टेस्ट सीरीज को हम लोग इस्तेमाल करें, कैसे उसका एनालिसिस करें और कैसे उस एनालिसिस को यूज करें हमारे जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं इस चीज को डिटेल में। देखो बच्चों, किसी भी टेस्ट सीरीज को सिलेक्ट करने से पहले कुछ चीजों के बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहला, क्या वो टेस्ट सीरीज हमारे सिलेबस से 100% अलाइंड है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ टेस्ट सीरीज में गेट के जैसे क्वेश्चन तो दिए जाते हैं जो गेट का सिलेबस का पार्ट होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम गेट का सिलेबस कई बार टेस्ट सीरीज के अंदर इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, ईएससी के क्वेश्चंस। अब जब ईएससी के क्वेश्चन आएंगे और वो टॉपिक अगर गेट का पार्ट नहीं है, देन वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उस टेस्ट सीरीज को सही से यूज कर पाना। तो पहली चीज, जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस कर रहे हैं, XYZ किसी की भी टेस्ट सीरीज हो सकती है, बट जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज सिलेक्ट करते हो बच्चों, सबसे पहला चीज जो ध्यान में रखना है वो क्या है कि क्या वो टेस्ट सीरीज आपके गेट के सिलेबस से 100% अलाइन होती है। अगर वो 100% अलाइन होती है देन आप उसको परचेस कर सकते हैं। नाउ एक बार आपने टेस्ट को परचेस कर लिया, पूरी टेस्ट सीरीज को, अब इसको यूज कैसे करें सर? तो आइए स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप इसको यूज कैसे करेंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज को यूज करने से पहले आपको टेस्ट सीरीज का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि भाई कौन सा टेस्ट मुझे कब देना है। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक इसका प्रोटोटाइप बनाया है कि कैसे अपन टेस्ट सीरीज को अलाइन कर सकते हैं, कैसे हम लोग टेस्ट सीरीज का शेड्यूल को सेट कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूं वो। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूं तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग के लिए सेट किया हुआ है पूरा का पूरा। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या चुना ना, मैंने उन सब्जेक्ट को सबसे पहले रखा अपने शेड्यूल में जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनका वेटेज ज्यादा है इसलिए क्या पहले से कंप्लीट कर लें? यस, इनका वेटेज ज्यादा है इसीलिए आपको पहले इन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हैवी वेटेज वाले सब्जेक्ट आपने पहले कवर कर दिए, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दूसरा आपको भी एक श्योरिटी आ जाएगी, नहीं यार कम से कम मैंने 50-55 मार्क्स का तो पढ़ लिया है, अब बचा हुआ मार्क्स का मुझे कवर करना है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सेट किया है। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहला सब्जेक्ट बच्चों जो मैंने लिया है यहाँ पे वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब जो टेस्ट सीरीज मैंने सिलेक्ट की थी उस टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट थे, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट थे, मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट था और फुल सब्जेक्ट टेस्ट था, जिसको हम लोग मॉक टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सर आपने यहाँ पे सेट कैसे किया। तो मैंने यहाँ पे 3 टेस्ट को कंसीडर किया है। पहला, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट को लिया, ठीक है। दूसरा, जहां पे मैंने फुल सब्जेक्ट टेस्ट को लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? देखो, मैंने बच्चों को सबसे पहला टॉपिक बोला कि बच्चों आप लोगों ने ऑलरेडी सब पढ़ लिया, क्योंकि भाई सिलेबस खत्म होने के बाद ही कोई बच्चा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेगा ना। अगर अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हो तो फटाफट उसको वाइंड अप करो भैया। ठीक है, सबसे पहले मैंने बच्चों को बोला वाटर क्वालिटी एंड वाटर ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल में वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बोला जाता है इस टॉपिक को। तो इसको खत्म करो, और इसको खत्म करने के लिए मैंने बच्चों को डेडलाइन क्या दी थी? 15 सितंबर से लेकर 17 सितंबर, क्योंकि 15, 16, 17 3 दिन मोर देन इनफ होता है अगर आपको रिवीजन करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। जैसे ही बच्चे ने 17 तारीख को इसका पूरा रिवीजन खत्म किया, उसको शाम को ही अटेम्प्ट करना है इसका टेस्ट नंबर 15। अब टेस्ट नंबर 15 क्या था? टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 15 जो था बच्चों, वो था हमारा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का टेस्ट। वो था हमारा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का टेस्ट। अब जैसे ही बच्चे ने इस टेस्ट को दे दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद उसको उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है उस पर भी हम चर्चा अभी आगे करेंगे। ठीक है, अब बच्चे ने जैसे ये वाले टेस्ट का एनालिसिस भी डन कर दिया, देन बच्चे के पास अब नेक्स्ट डे से 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक का समय मैंने बच्चे को फिर से दिया, 18, 19, 20। और मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों इस ड्यूरेशन में आपको खत्म करना है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड एयर पॉल्यूशन। जैसे बच्चों ने इसको खत्म किया, अब उन्हें टेस्ट नंबर 16 को अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद उनको फिर से उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, और जब ये दोनों टेस्ट हो गए
देन इसके बाद मैंने उनका डिस्कशन किया उन दोनों टेस्ट में से, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट, जो बच्चों ने एनालिसिस मुझे करके दिया उसके हिसाब से मैंने उसको चेक किया एंड देन फिर मैंने इसका डिस्कशन किया और बच्चों के जो भी डाउट्स थे उन्हें क्लियर किया। जैसे यहां पे डिस्कशन हो गया बच्चों का, देन बच्चों को मैंने बोला अब आपका कंप्लीट सिलेबस टेस्ट देने के लिए आपके पास 2 दिन का टाइम है, 21 और 22। जैसी 22 तारीख खत्म होगी आपका टेस्ट सबमिट हो जाना चाहिए और इसका एनालिसिस डन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसका एनालिसिस 22 को ही करूंगा। और 22 को इसका एनालिसिस करने के बाद जब ये पूरा कवर हो गया, देन बच्चे को एक श्योरिटी हो गई कि नहीं यार अब 12 नंबर के आसपास तो मेरे यहां से कम 12 नंबर का आता है एनवायरमेंट, कम से कम 10 या 9 तो हम उठा ही सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर को हम थोड़ा सा बफर में लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली मैंने सारे सब्जेक्ट का देखो अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज ट्रांसपोर्टेशन, तो 12 और 14 हो गए 26 नंबर। देन हो गया जियोमेट्रिक्स जिसको हम सर्वेइंग बोलते हैं, तो 7 नंबर ये हो गया। 26 और 7 कितना हो गया बच्चों, 33 नंबर। देन हो जाएगा स्ट्रक्चर्स हमारा 5 नंबर। एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे जैसे इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, जियोमेट्रिक्स एंड स्ट्रक्चर, देन मैंने उसका एक मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट प्लान किया। ये प्लानिंग मेरे अकॉर्डिंग है, आप चाहें अपने अकॉर्डिंग इस प्लानिंग को चेंज भी कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं या सेम का सेम यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेम का सेम चाहिए कमेंट में डालिएगा, मैं इसकी एक्सेल शीट आपको दे दूंगा। ठीक है, अब ये मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट क्यों दिया गया, क्योंकि हम लोग जब एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना बच्चों, तो वो सब्जेक्ट हमें उस वक्त तो आता है, पर जैसे ही मान लो मैंने एनवायरमेंटल खत्म किया और मैं ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ा, अब मेरे माइंड से ना हमको लगने लगता है कि भाई एनवायरमेंटल धीरे धीरे साफ हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन अब हम लोग समझना शुरू कर दिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन बन रहा है हमें, एनवायरमेंटल हम पूरा भूल गए। फिर जैसे ही हम जियोमेट्रिक्स पे पहुंचे तो हमें लगा हमें ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंट पूरा भूल गए और हमें सिर्फ जियोमेट्रिक्स याद है। जब स्ट्रक्चर पे पहुंचे तो स्ट्रक्चर पूरा याद था बट बाकी के 3 सब्जेक्ट पूरे भूल गए। तो इन सबको कंबाइंडली रिकॉल करने के लिए क्या हुआ, एक मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट। अब इस मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट में क्या लिया मैंने, ट्रांसपोर्टेशन और जियोमेट्रिक्स ले लिया। ट्रांसपोर्टेशन मेरा सेकंड सब्जेक्ट था और जियोमेट्रिक्स मेरा थर्ड सब्जेक्ट था, तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया और इसका मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट ले लिया एंड देन वापस से इसका डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो ये शेड्यूल पूरा आपको बनाना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आपने ये नहीं बनाया ना तो फिर दिक्कत होने वाली है आपको, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब सर मान लो हमने ये सब बना लिया, अब हमने टेस्ट भी दे दिया, तो इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। मॉक टेस्ट के बारे में बाद में बताता हूं आपको, पहले एनालिसिस के बारे में समझते हैं। अब देखो, जब आप इसका एनालिसिस की बात करते हो तो एनालिसिस के लिए मैंने यहां पे कुछ बनाया है आप लोगों के लिए, देखना बच्चों। तो बच्चों इसके एनालिसिस के लिए मैंने बनाया है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म में क्या लिखा होगा, एनालाइज योर टेस्ट। अब बच्चे को करना क्या है देखना, सबसे पहले जैसे उन्होंने टेस्ट सबमिट किया, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, मान लो बच्चों ने यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट नंबर 15, और उसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद उनका रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा पूरा का पूरा कि भाई कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा गलत किया, कितने मार्क्स है, कितना नेगेटिव हुआ, कितना पॉजिटिव रहा, ये सब पूरा एनालिसिस आ जाता है। अब मुझे कैसे ये डेटा मिलेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को ये गूगल फॉर्म फ्लोट करके रखा हुआ है। बच्चों को बोला एक काम करो, यहां अपना नाम भरो, ठीक है, ब्रांच सिलेक्ट करो, आप केमिकल के हो, सिविल के हो, कंप्यूटर के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद आपको टेस्ट टाइप चुनना है कि आपका कौन सा टेस्ट है, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट है, आपका सब्जेक्ट वाइज ग्रैंड टेस्ट है ना, पूरा फुल सब्जेक्ट टेस्ट है, या मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट है, या फुल लेंथ टेस्ट है, ये आपको चुनना पड़ेगा। चुनने के बाद आपको टेस्ट नंबर डालना है। जैसे कि हमारे इस पर्टिकुलर प्लानिंग में अगर आप देखो तो टेस्ट नंबर कौन सा था, 15 था यहाँ पे। तो जब ये टेस्ट नंबर 15 है हमारा, तो मैं यहाँ से टेस्ट नंबर 15 सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 15 सिलेक्ट कर लिया मैंने। देन फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूंगा बच्चों। देखो ये पूरा हो गया हमारा। अब यहां से स्टार्ट होता है एनालिसिस बच्चों का। अब बिफोर एनालिसिस बच्चे को यहां कुछ और भी मेंशन करना है। क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद पहला काम करना है, आपके मार्क्स कितने आए हैं टेस्ट में। एग्जांपल के तौर पे अगर 30 नंबर का टेस्ट है और आपके आए हैं 27.28 या इसके साथ चलें तो 26.32 आपके आए हैं, तो आपको इसी फॉर्मेट में मार्क्स यहां डालना पड़ेगा। 26.32 आउट ऑफ 50 या आउट ऑफ 30, जो भी आपके टोटल मार्क्स था। इस फॉर्मेट में डालने का अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन बच्चों, कि करेक्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स थे। अब इसका अंतर क्या है सर पिछले वाले मार्क्स से। देखो करेक्ट क्वेश्चन मान लो आपने 28 नंबर का सही किया था और आपने 2 या 3 नंबर गलत कर दिए, तो क्या होगा, वो 2 नंबर सब्सट्रैक्ट होने के बाद आपके 26.32 के आसपास पहुंचा है। तो सही कितना हुआ 28 नंबर, तो 28 आप यहां डालोगे 28। अब गलत कितना किया, तो 2.6 समथिंग हमने गलत किया था, तो वो हम यहां डालेंगे। टोटल नेगेटिव कितने का हुआ, ये बहुत जरूरी है नेगेटिव मार्क्स,
क्योंकि नेगेटिव मार्क्स जितना कम करोगे ना उतने चांसेस है रैंक इंप्रूव करने के। क्यों? कई बार ऐसा होता है बच्चा बोलता है मैं रैंडमली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालूंगा तो मेरा हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। कम से कम नेगेटिव मार्क्स को जितना कम से कम हो सके उतना करना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे आपने ये भर दिया बच्चों, देन टॉपिक वाइज टेस्ट है आपका, ठीक है। इसमें क्वेश्चन सिलेक्ट करना है कि पहला क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में था वो इन तीनों फॉर्मेट में से कौन सा था, एमसीक्यू था, एमएसक्यू था या एनएटी था, ठीक है। फिर वो कितने मार्क्स का था, 1 मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था। फिर आपका स्टेटस क्या था, करेक्ट था, करेक्ट किया तो करेक्ट टिक करेंगे, इनकरेक्ट था तो इनकरेक्ट टिक करेंगे, या अनअटेम्प्टेड जब आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो। एंड कौन से चैप्टर एंड कौन से टॉपिक का था वो क्वेश्चन, एंड देन रिमार्क। एंड सिमिलरली सारे क्वेश्चंस को आप इस तरह से फिल करेंगे। बोलो सर इसका फायदा क्या होगा इतनी मेहनत करवा के? बहुत फायदा है इसका। अब हुआ क्या, जैसे आपने ये फिल कर दिया बच्चों तो मेरे पास एक रिस्पॉन्स शीट खुलती है कुछ ऐसी। अब देखो इसमें क्या है, जैसे हमने भरवाया था ना वैसे ही ये पूरा डेटा देखो। एग्जाम्पल के तौर पे यहां बच्चे का नाम आ गया, ब्रांच आ गई मैकेनिकल, टेस्ट टाइप में आ गया टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। टेस्ट नंबर बच्चे ने डाला कि 18वें नंबर का टेस्ट था। अब उसके मार्क्स कितने आए थे, 13 आउट ऑफ 25 उसने डाला। अब 13 आउट ऑफ 25 में करेक्ट मार्क्स कितने थे, 13 मार्क्स, नेगेटिव कितना था, 0। तो यहां तो चलो हमें दिख गया कि भाई 13 और 0 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। यहां देखो 13.67 उसका करेक्ट था, 0.33 नेगेटिव हुआ, तो आंसर उसका कितना आया भैया, उसका मार्क्स कितना आने चाहिए थे, इसके हिसाब से मार्क्स आने चाहिए थे लगभग 13.3 के आसपास उसके मार्क्स आने चाहिए थे। अब क्वेश्चन टाइप में अगर पहले क्वेश्चन देखो तो सब बच्चों ने एमसीक्यू डाला क्योंकि पहला क्वेश्चन एमसीक्यू था, ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 नंबर का। स्टेटस क्या था, करेक्ट, इनकरेक्ट, और चैप्टर कौन सा था, एंड रिमार्क। अब मेरे काम का क्या था, जब मैं बच्चों से ये भरवा लेता हूं ना तो मैं इसको फिल्टर करता हूं सिर्फ इन पर्टिकुलर चीजों पे। अब यहां मैं देखता हूं कितने बच्चों ने करेक्ट किया। मान लो 95% बच्चों ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया, मतलब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन उस लायक था ही नहीं कि हम इसको डिस्कस कर पाए, क्योंकि बाकी बच्चों ने इसको सही किया है। अगर ये बच्चों का 95% बच्चों का गलत हो जाता या अनअटेम्प्टेड हो जाता, मतलब इस क्वेश्चन को मुझे डिस्कस करना था बच्चों के साथ। ऐसा करते करते जब हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना बच्चों के साथ डिस्कशन में, तब जाके एक टेस्ट कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। और तब जाके हमारा ये पूरा प्लानिंग जो हमने किया था बच्चों के लिए, तब जाके ये सक्सेसफुली रन हो पाता है बच्चों, ठीक है। तो इतना कम से कम करना पड़ेगा अगर आपको एक टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली यूज करना है तो। देन फिर आपको जब प्लानिंग करोगे तो मॉक टेस्ट भी प्लान करने फुल लेंथ, और कोशिश करना है कि लगभग 15 जनवरी या 16 जनवरी तक आपका फिनिश हो जाए। 15 दिन आपके बफर में रहे कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज करने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने के लिए जो आपके बच गए हों। तो ये था आपका कि शेड्यूलिंग कैसे करनी है एंड देन उसका एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। अब बेटा जब हम लोग बात करते हैं ना कि टेस्ट सीरीज क्यों देना है, तो टेस्ट सीरीज देने का कारण मैंने आपको बताया कि आपको अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा आप एक्चुअली में है कहां पे। दूसरा, 3 घंटे एक जगह पे बैठ के, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को देखते रहना, इसकी भी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं तो सीधे अगर एग्जामिनेशन रूम में आप गए और 3 घंटा बैठ के आप क्वेश्चन पेपर देख के आएंगे तो हो सकता है 1.5 घंटे बाद आपको नींद आ जाए, आप सो जाएं। या फिर मान लो कि भैया उस 3 घंटे में आपने पहली बार गेट का पैटर्न देखा, गेट का पेपर देखा, और आप क्या कर गए, प्रेशर सिचुएशन में आप आ गए और आपने अपना पेपर बिगाड़ लिया। तो क्या करते हैं हम लोग जब टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हम लोग यही माहौल को फील करते हैं कि 3 घंटे हम सेपरेटली बैठ गए, टाइम भी हम लोग फिक्स करते हैं। जब मॉक टेस्ट देते हैं तो जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में वो मॉर्निंग शिफ्ट के हिसाब से टाइम अपना फिक्स करता है टेस्ट देने का, जो आफ्टरनून शिफ्ट में है वो आफ्टरनून शिफ्ट के हिसाब से अपने टाइम को सेट करता है मॉक टेस्ट देने का। जब आप ये देते हैं बच्चों, इसके बाद जब आप बैठ के इसको अटेम्प्ट करते हैं ना, तब आपको 3 घंटे बैठने की आदत पड़ जाती है। दूसरा, वो प्रेशर जो होता है ना एग्जाम का फियर, वो धीरे धीरे रिमूव होता है, और एक समय आता है जब आप मॉक टेस्ट लगभग 10 मॉक टेस्ट दे चुके होगे, आप भी कॉन्फिडेंट एकदम हो गए होगे अंदर से कि भैया अब मुझे डर तो नहीं लग रहा पेपर से, हाँ मैं पेपर में थोड़ा ध्यान दूंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चंस को सही बनाना है। तो कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा। देख रहे हो ना आप, हर रोज का काम लगा हुआ है। क्यों? देखो किसी भी टॉपर को उठा लो आप, गेट का कोई भी टॉपर अगर मुझे ये बोल देना मैंने ना टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट ही नहीं की, ठीक है, या मैंने टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट दिया 1 महीने पहले, दूसरा टेस्ट दिया मैंने 2 महीने बाद, तो मुझे बता देना। ऐसा होता नहीं है। जब भी जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है गेट में, तो उसके एक चीज कॉमन होती है उन बच्चों में। क्या एक चीज कॉमन होती है? क्या? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? जो टाइम सेट किया है उस टाइम पे उस चीज को इंप्लीमेंट करना है। मतलब अगर टेस्ट देने का टाइम फिक्स है, टेस्ट देने का टाइम फिक्स है, उसी टाइम पे हम टेस्ट देंगे, उसका एनालिसिस का टाइम फिक्स है, उसका डिस्कशन का टाइम फिक्स है, और ये रेगुलर करना पड़ेगा अप टू गेट एग्जाम तक, ठीक है। इसमें और एक चीज जोड़ता हूं मैं यहां पे, जब आपने मान लो पहला टेस्ट दिया, एग्जाम्पल के तौर पर एनवायरमेंटल का टॉपिक ले लेता हूं, वहां समझाता हूं।
पहले टॉपिक में जब आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग था, तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में लेटर सपोज हम बोलते हैं कि सेडिमेंटेशन टैंक का क्वेश्चन आया। अब सेडिमेंटेशन टैंक का पहले टेस्ट में क्वेश्चन आया और हमने वो गलत कर दिया, और ऐसे हमने कुछ चुनिंदा टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर दिए। जब हम उसका डिस्कशन करेंगे तो आपको उस टॉपिक को वहां पे सीख के उसको स्ट्रॉन्ग करना रहेगा। सिमिलरली जो आपने टेस्ट नंबर अगले जो आपने सेकंड टेस्ट देखा था हमारा एनवायरनमेंट का, जो हमारा वेस्ट वाटर का था, मान लो वहां पे आपने एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का क्वेश्चन गलत कर दिया, एएसपी का, आपने ट्रिकलिंग फिल्टर का क्वेश्चन गलत कर दिया। अब जब आपने इन टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, तो जब डिस्कशन होगा तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वहां पूछना पड़ेगा प्रोफेसर से कि भैया इस टॉपिक को फिर से समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि यार ये टॉपिक हमारे स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे थे उसका, जब आपने इन दोनों के डिस्कशन के बाद फुल लेंथ टेस्ट दिया, अब कम से कम जो चीज सही होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेडिमेंटेशन का क्वेश्चन सही होना चाहिए, एएसपी का क्वेश्चन सही होना चाहिए, एंड ट्रिकलिंग फिल्टर का क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसके क्वेश्चन आप गलत नहीं हो सकते। हाँ, इसके अलावा कोई और टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हमने स्ट्रॉन्ग किया है। तो हर टेस्ट में हमें ये कोशिश करनी है जो पिछले टेस्ट में गलती हुई है वो रिपीट ना हो, ठीक है? इसी को स्लोली इंप्रूव करते हुए जाएंगे, हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, हमारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होगा, और लास्ट तक जाते जाते हमारे लगभग 10-12 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि स्ट्रांग होंगे, और फिर उसके हिसाब से पेपर लिखेंगे और पेपर हमारा अच्छा जाएगा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना और टेस्ट को ढंग से अटेम्प्ट करना है। पहला काम सही टेस्ट सीरीज चुनना है, दूसरा काम शेड्यूलिंग करनी है उस टेस्ट सीरीज की, तीसरा काम उसका एनालिसिस करना है, चौथा एनालिसिस को करने के बाद जो चीजें हमारी वीक रह गई उन्हें हमें स्ट्रॉन्ग करना है, और अगले टेस्ट में वही मिस्टेक वापस से रिपीट नहीं करनी है। ये बेसिक 5 काम तो हमें टेस्ट सीरीज में करना ही करना है बच्चों। तो बेटा अगर जितने स्टेप्स मैंने आपको बताए, ये 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इस 5 स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो कर लेते हो ना, तो गेट एग्जाम में आपके मार्क्स आने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको, आपके अच्छे मार्क्स ही आने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज को कैसे स्मार्टली यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर वीडियो पसंद आया है तो करिए क्या, वीडियो करिए लाइक, करिए दोस्तों को शेयर, बेल बटन को करिए हिट, और इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके लिए आता रहूंगा, ठीक है, इन फ्यूचर में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।